राजा की माँ मेंटल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के रूप में अपना प्रथम दिन सफलतापूर्वक व्यतीत करने के बाद मैं अपनी सफलता पर गौरवान्वित होती हुई गेट से बाहर निकल ही रही थी कि दोनों हाथों को फैलाकर मेरा रास्ता रोकने का प्रयास करता एक 7 वर्षीय बालक मेरे पास आकर खड़ा हो गया। आंटी, मेरी माँ पागल नहीं है, उसे छोड़ दीजिए। मैं अपलक उस मासूम की आंखों में ताकती रही, जिसके अनंत विश्वास भाव ने मुझ में भी यह विश्वास भर दिया कि हो न हो इसकी माँ पागल नहीं है। आसपास जमा भीड़ और अपनी कीमती साड़ी की परवाह किए बगैर मैं घुटने के बल नीचे बैठ गई। उसके नन्हे से कंधों को थामते हुए मेरे शरीर में एक सिहरन सी हुई। जाने कैसी पीड़ा से भरा होगा इस बालक का मन। जाने कितनों से फरियादें मिन्नतें करने के बाद बेहद विश्वास से भरकर आज उसने मुझसे एक विनम्र आग्रह किया होगा। मैं द्रवित हो गई। जीवन में पहली बार नन्ही सी बाहों ने इस तरह रास्ता रोककर मुझसे कुछ चाहा था। बेटा, आज इस अस्पताल में मेरा पहला दिन था। अभी तो मैं किसी को भी नहीं जानती, तुम्हारी माँ को भी नहीं जानती। क्या नाम है उनका? मैं कल उनकी जांच करूंगी और यदि वो सचमुच रोगी नहीं हैं तो उन्हें छोड़ दूंगी। मेरे आश्वासन से उसमें एक निश्चितता आ गई। कंधे पर रखे मेरे हाथों पर उसने अपनी छोटी सी हथेली धर दी। मेरी माँ सबसे अलग है आंटी, वो बहुत सुंदर हैं, गोरी हैं, उसके बाल लंबे हैं, आंखें नीली हैं और माँ की आंख के पास एक तिल भी है। उसका नाम है रोली। रोली सहाय अपनी माँ के सौंदर्य का चित्रण करते हुए उसकी आंखें फैल गई, मानो उसकी नज़र में सारे संसार में उसकी माँ से ज़्यादा सुंदर कोई भी नहीं। कल मैं तुम्हारी माँ की जरूर जांच करूंगी। मैंने उसके गालों को थपथपाया और आगे बढ़ गई। सड़क से दूसरी ओर मुड़ने तक मैंने कई बार मुड़ मुड़ कर देखा। अपने दाएं हाथ के अंगूठे को चूसता हुआ वह बालक अपलक मुझे जाते हुए देख रहा था। जीवन में पहली बार किसी ने इतनी सहजता से मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया था। बार बार लग रहा था कि क्वार्टर की तरफ बढ़ते अपने कदमों को मोड़ लूं और जाकर उस बच्चे की माँ के बारे में विस्तार से बातें करूं। देर रात तक मैं अपने हाथों पर उसकी नरम हथेली के स्नेहिल स्पर्श की अनुभूति से रोमांचित होती रही। उसकी आंखों में सम्मोहन तो था ही, साथ ही एक अजीब सी बेचैनी और माँ के लिए बेइंतहा प्यार और वियोग से मिला जुला भाव। उस नन्हे व्यक्तित्व की जो बात मुझे सबसे अधिक अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी वह था उसका मुझ पर अटूट विश्वास। कहाँ रहता होगा वह? कैसे पता चला होगा उसे कि मैं इस मेंटल अस्पताल की नई डॉक्टर हूँ? रात में नींद आई भी तो हर रोज गहरी नींद में सोने वाली मैं बार बार चौंक कर उठ जाती। ऐसा लग रहा था मानो वही बालक अस्पताल के गेट पर खड़ा मुझे पुकार रहा हो, विनती कर रहा हो कि मैं उसकी असहाय माँ की रक्षा करूं, जो पागल नहीं है। अपने जीवन के 15 वर्ष की नौकरी में मैं यह बात अच्छी तरह जानती थी कि पागल खाने में आने वाला हर व्यक्ति पागल नहीं होता। किसी मानसिक पीड़ा से थोड़ी देर के लिए अपने आप पर काबू न रख पाने वाले को भी कई बार घर वाले उपेक्षा से देखते हुए
पागल खाने में भर्ती करवा देते हैं। कई बार तो उस बीमार शख्स से मुक्ति पाने के लिए पागल खाने में प्रबंधकों को रिश्वत भी दी जाती है। हो सकता है इस बच्चे की मां के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो। मैंने मन ही मन निर्णय लिया कि मैं इस महिला के साथ यह अन्याय नहीं होने दूंगी। बच्चे की नरम उंगलियों का ठंडा स्पर्श अभी भी मेरे हाथों पर था। मुझे उस बच्चे के प्रति अनायास उत्पन्न हुई ममता पर आश्चर्य हो रहा था। सालों पहले जब निर्णय लिया था कि आजीवन विवाह नहीं करूंगी और अपना सारा जीवन उनके लिए समर्पित कर दूंगी जो मानसिक रोगी हैं, तब माँ ने बार बार यही समझाया था कि पत्नी बनने के सुख से वंचित रहने का शायद जीवन भर कोई पछतावा न हो, पर माँ नहीं बनने की पीड़ा कभी न कभी अवश्य मेरी आत्मा को कचोटेगी और मुझे अपने निर्णय पर पछताना भी पड़ेगा। उनके समझाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि पत्नी होने के लिए न सही पर मां बनने के लिए तो मुझे अपना निर्णय बदल ही लेना चाहिए। मुझे कोई पछतावा नहीं हुआ था। घर के आसपास घूमती रहती पर पागल निर्वस्त्र नारी की दयनीय स्थिति से झकझोर उठी मेरी भावनाओं में अनायास ही सेवा भाव का जो सैलाब सालों पहले उठा था, उससे अब तक रत्ती भर भी अंतर नहीं आया था। मैं महसूस करती थी कि विवाह करके एक बंधन से बंधकर शायद मैं मानसिक रोगियों के प्रति उतनी समर्पित नहीं हो पाऊंगी जितनी अविवाहित रहकर। पर पिछले कुछ घंटों से एक ख्याल मुझे रह रह कर विचलित कर रहा था कि मैं टूटकर प्यार करने या पाने की सुखद अनुभूति से वंचित रह गई हूँ, और यदि मेरा भी कोई ऐसा ही बेटा होता तो मेरे प्रति उसका अटूट स्नेह भाव भी शायद ऐसा ही होता। माँ बनने की चाहत बड़े चुपके से मेरे हृदय में प्रवेश कर गई और मुझे लगा कि शरीर के रोम रोम से निकलकर एक एहसास ने मुझे माँ बनने से वंचित रहने के निर्णय को बदलने के लिए मजबूत करना शुरू कर दिया था। एक बालक से हुई छोटी सी मुलाकात मेरे दृढ़ संकल्प के लिए एक चुनौती साबित होती जा रही थी। सुबह अपने अस्पताल के लिए मैं पैदल ही निकल पड़ी। मेरा क्वार्टर अस्पताल के काफी नजदीक था। मैंने देखा क्वार्टर के कुछ आगे बनी बिल्डिंग के गेट पर सलाखों को थामे वहीं बालक खड़ा था। शरीर पर कपड़े के नाम पर सिर्फ एक लाल चड्डी थी। मुंह में ब्रश दबाए वो बालक अपलक मुझे ताक रहा था। सम्मोहित सी मैं उसके पास जाकर खड़ी हो गई। हेलो, मैंने कहा तो वो मुस्कुरा दिया। मैंने पूछा, यहीं रहते हो? हाँ, आइए ना, उसने सादर अनुरोध किया। अभी नहीं बेटे, अभी तो काम पर जाना है ना, लौटते हुए जरूर आऊंगी। तुम्हारी माँ के बारे में तुम्हें बताना भी तो है। माँ शब्द सुनते ही उसकी आंखों की कोर गीली हो उठी। मैं स्नेह लिप्त हो उसे ताकती रही। जरूर इसकी माँ ने इसे बहुत प्यार दिया होगा, तभी तो माँ शब्द इसे रुला देता है। मैं तेजी से अस्पताल की ओर बढ़ गई। सिर्फ एक बार मुड़कर देखा तो वह पूर्ण विश्वास से भरकर मुझे बाय बाय कर रहा था। अस्पताल पहुंचकर मैं अधिक देर इंतजार नहीं कर सकी और तत्काल महिलाओं के वार्ड की तरफ मुड़ गई। चाहती तो रजिस्टर
खोलकर बड़ी आसानी से रोली सहाय का नाम ढूंढ सकती थी, पर जाने क्यों मैं किसी को भी यह बताना नहीं चाहती थी कि रोली सहाय और उसका बेटा मेरे लिए बहुत अहमियत रखने लगे हैं। महिलाओं के पूरे वार्ड मैंने तलाश किए, हर उस महिला की आंखों में ध्यान से झांका जिसके बाल भी लंबे थे ताकि आंख के दिल से रोली सहाय को पहचान सकूं, पर किसी भी महिला रोगी की आंख में तिल नजर नहीं आया। मुझे रजिस्टर खोलना ही पड़ा। क्लर्क मदद करना चाहता था, पर मैं उसके प्रस्ताव को सुना कर बड़ी तेजी से अपनी उंगली हर महिला रोगी के नाम पर रखती रही और रोली सहाय के नाम पर मेरी उंगली रुक गई। फाइल नंबर 30 को निकालकर मैंने उस महिला की केस हिस्ट्री पढ़ी तो पता चला कि वह अविवाहित मां थी और प्रेमी की बेवफाई से उसे ऐसा गहरा आघात लगा था कि वो पागल हो गई। पागलपन की अवस्था में जब उसे इस अस्पताल में भर्ती किया गया तब वह गर्भवती थी और इसी अस्पताल में उसने बच्चे को जन्म दिया था, जिसे नजदीक के अनाथ आश्रम के सुपुर्द कर दिया गया था। मैं चकित थी कि आखिर रोली सहाय गई कहाँ। उसका नाम तो रजिस्टर में था, पर वो नजर नहीं आई। क्लर्क जो मेरे बेरुखे व्यवहार को देखकर कार्यालय से बाहर चला गया था, अब नाली की सफाई ढंग से न होने को लेकर सफाई मजदूर पर बरस रहा था। मिस्टर अजय, मैंने जोर से उसे पुकारा। जी मैडम, वह एक ही आवाज में बड़ी फुर्ती से आकर मेरे पास खड़ा हो गया। मुझे महिला रोगी से मिलना है, नाम है रोली सहाय, उसे यहीं ले आओ। मैडम, वो सीरियस पेशेंट हैं, इसीलिए उसे कमरे से बाहर निकालते ही नहीं हैं। यही बेहतर होगा कि आप वार्ड में चले। मैं चुपचाप उठकर उसके पीछे हो ली। यह देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि बालक ने मुझे जैसा बताया था बिल्कुल उसके विपरीत थी। उसकी माँ, काला रंग, ठिगना कद, छोटी छोटी आंखें जिसमें तिल भी नहीं था। पता नहीं उस लड़के ने माँ के सौंदर्य का ऐसा वर्णन कैसे किया। मैडम, क्या राजा आपसे भी मिलने आया था? डरते डरते क्लर्क ने पूछा। राजा? वो कौन है? इस महिला का बेटा, सड़क की दूसरी ओर जो अनाथ आश्रम है वहीं रहता है। जाने कैसे उसे पता चल गया कि उसकी माँ पागल है। पिछले 6-7 महीने से कई बार वो इस पागल खाने में घुस आया है और डॉक्टरों से लड़ भी पड़ता है कि उसकी माँ को छोड़ दिया जाए क्योंकि वो पागल नहीं है। मुझे लगा शायद वो आपसे भी। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। मैं आश्चर्य से उस महिला की तरफ देखते हुए बोली। मैडम, कई बार राजा अपनी माँ से मिलने के लिए जिद भी करता है, पर इतने सीरियस पेशेंट के पास बच्चे को लाना सख्त मना है। इसीलिए बार बार उसे समझा बुझा कर वापस भेजना पड़ता है। कई बार तो वह अस्पताल की दीवार फांदकर भी अंदर आ जाता है। सच्चाई जानने के बाद मैं और भी व्याकुल हो उठी। पूरे दिन तनावग्रस्त रही।
मैंने राजा को वचन दिया था कि वापस लौटते हुए उसे उसकी माँ की स्थिति से अवगत कराऊंगी और उस नन्हे से बच्चे को निराश करने के विचार मात्र से ही मेरे हृदय में अजीब सा दर्द उठने लगा था। राजा एक गलत फहमी पाले हुए था कि उसकी माँ पागल नहीं है और मैं उसके अबोध मन से इस गलत फहमी को निकाल देना चाहती थी, क्योंकि अधिक दिनों तक इस गलत फहमी को पाले रखने का अर्थ था राजा का स्वयं मानसिक रोगी बन जाना। शाम होते ही मैं उसी बिल्डिंग की ओर चल पड़ी। बिल्डिंग के बाहर ही आदर्श अनाथ आश्रम था, बोर्ड लगा था। सवेरे जब मेरा ध्यान सिर्फ राजा की तरफ था, मेरी नजर इस बोर्ड पर नहीं पड़ी थी। गेट खोलकर मैं तेजी से अंदर की ओर चल पड़ी, पर तभी ठिठक कर रुक जाना पड़ा। आश्रम के आंगन में झाड़ू लगाती एक महिला की पीठ पर एक छोटा सा बच्चा बंधा हुआ था। मैंने देखा उस महिला की शक्ल हूबहू वैसी ही थी जैसी राजा ने मुझसे कही थी। राजा यहीं रहता है ना? मैंने पूछा तो उसने अपनी नीली नीली आंखों को मेरी तरफ उठा दिया, जिसमें से एक काला तिल झांक रहा था। मैं चकित होकर उस स्त्री को देखती रह गई। वो कुछ कह भी रही थी, पर मैंने कुछ भी नहीं सुना। हृदय अनायास ही तेजी से धड़कने लगा था। इस सच्चाई ने मुझे द्रवित कर दिया कि राजा इस महिला में अपनी माँ को देखता है, या फिर शायद उसने किसी और माँ को इतने करीब से पहले कभी नहीं देखा होगा। इसीलिए उसने इस महिला के रूप को ही अपनी कल्पना में माँ का रूप दे दिया था। तुम यहीं रहती हो? नहीं, यहाँ काम करती हूँ। आश्रम की सफाई और खाना पकाने में महाराज की मदद करती हूँ। तुम राजा को जानती हो? हाँ, वह बहुत अच्छा लड़का है और मेरे बच्चे का भी बहुत ख्याल रखता है। मैं प्रबंधक के कमरे की ओर चल पड़ी। अंदर जाते हुए मैंने पल भर में ही एक बड़ा निर्णय ले लिया। सालों तक कई मानसिक रोगियों के संपर्क में रही थी। उनके रिश्तेदारों से उन्हें मिलने वाली उपेक्षाओं को करीब से महसूस किया था। उनके लिए तड़पने वाले अपनों को भी मैंने सांत्वना दी थी, पर ऐसा कोई आज तक नहीं मिला था जिसकी पीड़ा में मैं इस कदर शरीक हो जाऊं कि उसका दर्द मेरा नितांत अपना दर्द बन जाए। मैं राजा को गोद लेना चाहती हूँ, मैंने प्रबंधक को देखते ही कहा, तो उनके चेहरे पर खुशी की लहर नाच उठी। जी जरूर, यदि आपकी तरह और भी लोग आगे आए तो इन बच्चों का तो जीवन ही सुधर जाए। और राजा तो माँ के लिए तड़पता रहता है। उसकी माँ पागल है और डॉक्टर का कहना है कि वो कभी ठीक नहीं होगी। जो भी औपचारिकताएं पूरी करनी थी उन सब की विस्तार से जानकारी लेते हुए मुझे लगा कि मेरे हृदय का बोझ उतर गया है। बस अब राजा को समझाना भर बाकी था। उसके हृदय में माँ की जो छवि थी उसे बदलने का साहस भर करना बाकी था। सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आप राजा को ले जा सकती हैं। जी, पर जाने से पहले मैं एक बार उससे मिलना चाहूंगी। प्रबंधक ने चपरासी को भेजकर राजा को बुलवा लिया। राजा दौड़ता हुआ मेरे पास आ खड़ा हुआ। आप मेरी माँ की खबर लाई हैं?
मेरी माँ पागल नहीं है ना। उसके चेहरे पर उल्लास था। ऐसा लग रहा था मानो वो इस विश्वास से दौड़ता चला आया है कि मैं उसकी माँ को साथ लेकर आई हूँ। हाँ बेटे, मैं तुम्हारी माँ की खबर लाई हूँ, पर अभी वो बीमार हैं। उन्हें कुछ दिन और अस्पताल में रखना होगा। पर बेटे, जैसा तुमने कहा था, तुम्हारी माँ वैसी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। फिर कैसी हैं वो? उसका रंग सांवला है, मेरी तरह उसका कद ऊंचा है, मेरी तरह उसके बाल भी छोटे हैं, बिल्कुल मेरी तरह। उसकी आँख में तिल नहीं है और उसकी आँखें नीली भी नहीं है, बल्कि उसकी आंखें बड़ी और काली हैं, बिल्कुल मेरी तरह। सच बेटे, तुम्हारी माँ बिल्कुल मेरी तरह हैं। इसीलिए मैं यह चाहती हूँ कि जब तक तुम्हारी माँ ठीक नहीं हो जाती, तुम मेरे पास रहो, मेरे बेटे बनकर। अपनी माँ के ठीक होने तक मुझे माँ कहकर बुलाया करो, ठीक है ना? वो अपलक मुझे देखता रहा। स्नेह लिप्त आंखों ने मुझ में वात्सल्य तलाशा और शायद उसने मेरी आंखों में ममता देख ली थी। इसीलिए तो वह माँ कहता हुआ मेरी गले से लग गया। देर तक राजा के कोमल शरीर को आलिंगनबद्ध किए हुए मैं रोमांचित होती रही। मैं तृप्त हो गई थी। मैंने राजा को उसकी माँ से मिला जो दिया था।